देखो, एवरेज प्रॉफिट का मतलब हमने समझ रखा है। एवरेज प्रॉफिट मतलब एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है। जितने भी ईयर्स का एवरेज निकालना हो तुम्हें, उन सब ईयर्स का एडिशन करो प्रॉफिट्स का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दो, तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि पास्ट ईयर में हो सकता है आपके प्रॉफिट के अमाउंट अलग अलग हों, तो आप कितना प्रॉफिट एक्चुअली कमा रहे हो उसको एवरेज बेसिस पे लिया जाता है। दूसरी बात, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का लॉजिक समझो पहले फिर से। देखो क्या लिखा है, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म माइनस प्रॉफिट विदाउट इम्पैक्ट ऑफ गुडविल। मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें इम्पैक्ट ऑफ गुडविल इंक्लूड है, ऐसा एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग इम्पैक्ट ऑफ गुडविल, क्योंकि तुम्हारी फर्म में गुडविल है, उसकी रेपुटेशन है, इसलिए तुम्हारे पास कस्टमर्स ज्यादा आते हैं। ठीक है। अगर हम ऐसी फर्म को ले ले जिसमें गुडविल ना हो, तो इन दोनों के प्रॉफिट के जो डिफरेंस हैं उसी को सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। तो इसको ढंग से फिर से समझ लो, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग इम्पैक्ट ऑफ गुडविल, जिसमें गुडविल का इम्पैक्ट है, दैट इज योर रियल प्रॉफिट। और ऐसे प्रॉफिट को लो जिसमें इम्पैक्ट ऑफ गुडविल नहीं है, विदाउट इम्पैक्ट ऑफ गुडविल। ये अगर मैं हटा दूं तो क्या बचेगा? केवल अगर मैं इम्पैक्ट ऑफ गुडविल में से विदाउट इम्पैक्ट ऑफ गुडविल वाला प्रॉफिट ले लूं तो क्या बचेगा? ऐसा प्रॉफिट बचेगा जिसमें केवल गुडविल का इम्पैक्ट बचा है। पहले ये लॉजिक समझो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि सुपर प्रॉफिट का क्या कंसेप्ट है। तुम्हारा ऐसा प्रॉफिट जिसमें इम्पैक्ट ऑफ गुडविल था, उसमें से उस प्रॉफिट को हटा दो जिसमें इम्पैक्ट ऑफ गुडविल नहीं है, तो जो प्रॉफिट आएगा वो ओनली बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ गुडविल आएगा। ये बात समझ में आ रही है? उसके नाम क्या है? वो तो सिर्फ नाम है, तीन। कंसेप्ट तो ये है, जिसमें एवरेज प्रॉफिट इम्पैक्ट ऑफ गुडविल के साथ है वो एवरेज प्रॉफिट हो गया। विदाउट इम्पैक्ट ऑफ गुडविल वाला प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट हो गया क्योंकि उसमें गुडविल नहीं है। और सुपर प्रॉफिट मतलब इन दोनों का डिफरेंस हो गया। तो मेन कंसेप्ट ये समझो कि सुपर प्रॉफिट, ये सब इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि ये समझ में आए कि सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है केवल गुडविल की वजह से जो प्रॉफिट हुआ है, केवल गुडविल की वजह से, वो सुपर प्रॉफिट होता है। अब अगर सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे देखें तो गुडविल कैलकुलेशन की दो मेथड है जो हमारे सिलेबस में है। गुडविल कैलकुलेशन की कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट दो तरीके से हमारे सिलेबस में है। एक है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। आपको सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करनी है गुडविल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, तो सीधे गुडविल कैलकुलेट होगी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा जो मेथड जो अब हमें पढ़ना है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। अब अगर हम दूसरी मेथड की बात करें कि सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन कर दोगे तो भी तुम्हें गुडविल मिल जाएगी। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करने से गुडविल मिल जाएगी। क्यों? अभी हाल सीखा कि सुपर प्रॉफिट होता ही किस वजह से है, ओनली बिकॉज ऑफ, हाँ, बिकॉज ऑफ गुडविल। इस लॉजिक से हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दूं, मतलब जैसे किसी को बोल रहे हैं कि मुझे 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ है और 10% रिटर्न है, तो ये जो 50,000 है किसी वैल्यू का 10% है, वो वैल्यू गुडविल है। बात समझ में आई? तो सुपर प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जो केवल गुडविल की वजह से हुआ है, अगर मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से उसको डिवाइड कर दूंगा तो गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी। फिर ये कंसेप्ट पहले भी पढ़ा चुका हूं, एक और बार रिवाइज करा रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकल सकती है। एक होती है कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन असेट साइड से। असेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? जो टोटल असेट है, मतलब एनसीए और सीए। टोटल असेट मतलब एनसीए सीए माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। टोटल असेट लेते समय प्रिकॉशन क्या रखना है? ऐसी असेट्स नहीं लेनी है जो बिजनेस में हेल्प नहीं कर रही हैं। एग्जाम्पल के लिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कवर नहीं करना है, फिक्टिशियस असेट को कवर नहीं करना है। और अगर हमारा तो पर्पस ही गुडविल कैलकुलेशन है, तो अगर कोई बुक्स में गुडविल दे रखी है तो उसको इग्नोर करना है। तो ये बात समझो कि टोटल असेट में से ये तीन असेट कवर नहीं करनी है, एक्सक्लूडिंग वर्ड लिखा है। ये हो गई असेट साइड।
अब देखो लाइबिलिटी साइड से गुड कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी। लाइबिलिटी साइड से पार्टनर का पूरा फंड जो अप्लाई किया है पार्टनर ने, वो मतलब उसकी कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब उसी का पैसा होता है, पार्टनर का ही पैसा होता है, ऑनर का ही पैसा होता है, जो बिजनेस अपने पास रिटेन कर लेता है। तो उसकी कैपिटल और वो जो रिटेन्ड अमाउंट है वो ले लो, और उसमें से वही तीनों चीजें हटा दो जो अभी हमने हटाई है, क्योंकि ये फंड बिजनेस में नहीं लगे हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस असेट, ये दोनों तो बिजनेस में नहीं लगे। और गुडविल को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि गुडविल कैलकुलेट करना ही हमारा पर्पस है। इसको बैलेंस शीट से भी समझा रखा था मैंने। नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट ये दोनों हो जाती हैं टोटल एसेट। और इसमें से अगर मैं ये आउटसाइडर लाइबिलिटी हटा दूं, इसके फिगर हटा दूं टोटल में से, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा। अगर मैं टोटल असेट में से ये दोनों हटा दूं तो क्या बचेगा। एनसीएल और सीएल हटा दूं तो क्या बचेगा। आउटसाइडर लाइबिलिटी है ये दोनों, इनको हटा दिया तो कैपिटल एम्प्लॉयड बचेगा। इन दोनों को ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहे हैं हम। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले हो गए, एक इन दोनों को सम कर दो या फिर टोटल असेट निकालो उसमें से आउटसाइडर लाइबिलिटी हटा दो, तो जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इसी बैलेंस शीट के इमेजिनेशन से बन रहे हैं ये दोनों फॉर्मूले। बस बात इतनी याद रखनी है कि इस एनसीए और सीए में ये तीन चीजें इंक्लूड है, तो इन तीनों को अपन को हमें करना पड़ेगा एक्सक्लूड। अल्टीमेटली ये गुडविल, एनटी मतलब एनटीआई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट इस नॉन करेंट एसेट और करंट एसेट में ही मिलेंगे अंदर। तो ये तीनों काउंट नहीं करना है टोटल में। वही एनसीए और सीए लेनी है जो इन तीनों को छोड़ के हैं। तो ये एक और बार बता दिया कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, असेट साइड या लाइबिलिटी साइड। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन या तो असेट साइड से दी होती है या लाइबिलिटी साइड से, दोनों में से किसी भी साइड से दी हो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। फिक्टिशियस असेट को हमने क्यों कवर नहीं किया उसका रीजन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ये असेट्स बुक्स में तो रिकॉर्ड होती हैं पर इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। फिक्टिशियस एसेट का रीजन हो गया कि मार्केट वैल्यू नहीं है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का ये नहीं है कि उसका बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का, पर वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। और जो गुडविल निकाल रहे होते हैं वो बिजनेस रिलेटेड होती है। गुडविल कैसी होती है, गुडविल किसकी निकाल रहे हो, बिजनेस की। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है उसे मैं गुडविल निकालने के लिए कैसे काउंट करूंगा, उसको मैं असेट कैसे मान सकता हूं। बात समझ में आई। हाँ। तीसरा, गुडविल को क्यों इग्नोर कर दिया। गुडविल कैलकुलेशन ही तो हम कर रहे हैं, हमारा बेसिक पर्पस ही है गुडविल कैलकुलेट करना। और अगर मैं गुडविल कैलकुलेट कर रहा हूं तो जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है वो वैल्यू बेकार है, अगर वो काम की होती तो मैं उसी को गुडविल नहीं मान लेता। बात समझ में आ रही है। तो हम इसलिए उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो हमारा पर्पस गुडविल कैलकुलेशन है, और जो गुडविल की वैल्यू हमें बुक्स में दे रखी है वो काम की नहीं थी, इसीलिए हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां तक हो गई बात कि आखिर कैसे आप सुपर प्रॉफिट को समझ गए, सुपर प्रॉफिट की बात कैपिटल एम्प्लॉयड को समझ गए। अब ये क्वेश्चन देखो, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर इज 1,50,000। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब बिना गुडविल के भी इतना इंटरेस्ट कमाया जा सकता है, या इतना रिटर्न कमाया जा सकता है, इतना प्रॉफिट कमाया जा सकता है। 10% तो बिना गुडविल के कोई भी कमा लेगा, जो भी कैपिटल लगाएगा, जो भी बिजनेस करेगा। कैलकुलेट, ये है काम की लाइन, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहां पे क्लियर हो गया कौन से रास्ते से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। आपको सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है, वो जो वैल्यू होगी वो हमारी फर्म की गुडविल होगी, तो मेथड ये वाली यूज करनी है। जब मुझे सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइजेशन करना है मतलब मेरे पास क्या एलिमेंट होने चाहिए, मेरे पास सुपर प्रॉफिट होना चाहिए और मेरे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, राइट। तो क्वेश्चन में हमसे वो पूछ रहा है गुडविल
कैलकुलेट कर दो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी है तो ये बात मैंने ऑलरेडी इस चार्ट में सिखाई अभी, कि आप पास सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करनी है तो सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर दो किससे? यस। तो क्या इस क्वेश्चन में देखो सुपर प्रॉफिट हमें सीधे दिया है कि ढूंढना पड़ेगा? बस हर क्वेश्चन में ये ढूंढना चाहिए। तो यहाँ पे सीधे सीधे सुपर प्रॉफिट दिया है और रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है, दोनों ही चीजें दी है, तो ये तो 1 सेकंड का आंसर था। बात समझ में आई? बस क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी मेथड पूछी है और उस मेथड में मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे वो कि गुडविल कैलकुलेट कर दो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो सीधे सुपर प्रॉफिट ढूंढो और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ढूंढो। अगर ये दो कंपोनेंट है तो तुम गुडविल निकाल सकते हो। अगर ये सीधे नहीं देगा तो इनडायरेक्टली बताएगा, जिससे कि आप सुपर प्रॉफिट या तो निकाल पाओगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकाल पाओगे। ये दोनों चीजें निकालने का कोई तरीका दे देगा। बट सुपर प्रॉफिट से सीधे गुडविल कैलकुलेट हो जाती है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट नहीं होती, गुडविल कैलकुलेट हो जाती है। बात समझ में आ रही है? अभी पीछे मेथड पड़ी थी एवरेज, एवरेज प्रॉफिट से हमने जब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है बताओ? बस ये कंपैरिजन और कर दूं तो तुमको क्लियर रहेगा हमेशा। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, ये अलग चीज निकाल के देती है। क्यों? ये इसने कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों निकाल के दे दी? क्योंकि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? विथ कंपोनेंट ऑफ गुडविल होता है। ये एक्चुअल प्रॉफिट था और इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट, क्या इंक्लूड था? हाँ, विथ कंपोनेंट ऑफ गुडविल। गुडविल की वजह से मिलने वाला प्रॉफिट भी शामिल था एवरेज में। मतलब एवरेज प्रॉफिट वही वाली बात है ना, एवरेज प्रॉफिट तो दो का सम है। एवरेज प्रॉफिट में दोनों प्रॉफिट शामिल होते हैं, नॉर्मल प्लस सुपर। हाँ या ना? एवरेज प्रॉफिट का मतलब है नॉर्मल प्लस सुपर, मतलब गुडविल की वजह से जो प्रॉफिट हुआ वो भी, और जो नॉर्मली बिजनेस में बिना गुडविल के होता वो भी, उन दोनों का सम होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। इसीलिए जो एवरेज प्रॉफिट को जब रिटर्न से डिवाइड करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है, पूरा पैसा निकल जाता है कि हमने कितना बिजनेस में लगा रखा है इंक्लूडिंग गुडविल। और उस मेथड में गुडविल ढूंढने के लिए हम इस एस्टिमेटेड गुडविल, एस्टिमेटेड कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लगा देते हैं। यहाँ गुडविल निकालने के लिए हम एस्टिमेटेड कैपिटल एम्प्लॉयड जो ऐसे करके निकली थी हमारी, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड अभी निकालना सिखाया मैंने, दो तरीके से निकलती है, या तो असेट साइड से या फिर लाइबिलिटी साइड से। तो दिमाग में ये चार्ट क्लियर होना चाहिए कि एवरेज प्रॉफिट का क्या मतलब है और सुपर प्रॉफिट का। अभी जो मेथड हम कर रहे हैं उसके अंदर सीधे गुडविल निकाल पा रहे हैं। इसका कंपैरिजन कर दो, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की जगह अगर मैं सुपर प्रॉफिट इस्तेमाल करूं और उसको डिवाइड कर दूं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो मुझे सीधे क्या मिल जाएगी? गुडविल। अब की बार कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं मिलेगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट केवल गुडविल की वजह से होता है। ये कंसेप्ट है। बात समझ में आई? अब जैसे अगला क्वेश्चन पढ़ के देखोगे तो रीडिंग में ही समझ में आ जाएगा कि कैसे हैंडल करना है। राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000। क्वेश्चन में ये बोल दिया उसने कि एवरेज प्रॉफिट जो है वो 30,000 है। उसके अलावा उसने कैपिटल दे दी है 2 लाख, और उसने एनआरआर दे दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये दे दिया उसने कितना? अभी रुको, जल्दी मत करो, अभी भी कह रहा हूं, फिर जल्दी मत करो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब वो पहले मेथड पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ये एक ही मेथड के क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, इसलिए बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन को पूरा पढ़ो ध्यान से। उसने हाँ, मतलब वो सुपर प्रॉफिट का इस्तेमाल करना चाहता है और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना चाहता है। अब देखो तुम कितना घूम घूम के क्वेश्चन बता रहे हो तुम मुझे, बहुत घुमा फिरा के बता रहे हो मुझे सॉल्यूशन। सीधी सीधी बात करो, एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में तुम सबसे पहले क्या एलिमेंट ढूंढोगे अगर तुम्हें ये मेथड लगानी है तो?
फिर वही जलेबी की तरह घुमा रहे हो। सीधे ढूंढा करो सुपर प्रॉफिट है क्या, नहीं है तो कोई तरीका होगा। ये होना चाहिए तुम्हारा जवाब। अगर उसने सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन बोला है तो मुझे सुपर प्रॉफिट चाहिए और एनआरआर चाहिए। एनआरआर सीधा गिवन है, यस। ये गिवन है, नहीं। नहीं है तो ढूंढो कैसे निकल जाएगा, ये है जवाब। तो सुपर प्रॉफिट, हाँ, आप बोलोगे कि सुपर प्रॉफिट के लिए एक एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट सीधे नहीं दिया है बट नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सुपर प्रॉफिट निकलेगा वो इस रिलेशन से निकल जाएगा कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज सीधा गिवन है उसमें भी, और नॉर्मल कैसे निकलेगा? फिर आंसर बोलने लगे। 2 लाख इंटू, हाँ, अधूरा बोल रहे हो। ये कैपिटल दिया हुआ है बट मैं कैपिटल एम्प्लॉयड ही यूज करूंगा हमेशा, वो तो बाकी का डेटा नहीं है, इसलिए मैं ये मान रहा हूं कि जो कैपिटल है वही कैपिटल एम्प्लॉयड है। पर बेसिकली क्वेश्चन में अगर उसने डेटा दिया तो केवल कैपिटल यूज नहीं करोगे, नहीं तो फिर वही दिमाग में रह जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10%, इससे नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया 20,000। तो ये हो गया तुम्हारा 10,000 का सुपर प्रॉफिट। और 10,000 का सुपर प्रॉफिट अगर डिवाइड कर दूंगा एनआरआर से तो मेरा गुडविल निकल जाएगा सीधे, वो आएगा 1 लाख। तो स्टेप बाय स्टेप जब मैंने सिस्टमेटिक सिखा दिया तो सिस्टम से बोलोगे तभी काम आएगा, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन में नया क्वेश्चन हो जाएगा और उसमें उलझ जाओगे। जबकि कोई क्वेश्चन नया क्वेश्चन नहीं होने वाला अगर ये सारे कंसेप्ट क्लियर है तो, और तुम सीधे सोचते हो तो। यहाँ पे मैंने साफ बोला कि मेथड के नाम पे पढ़ के ये समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे सुपर प्रॉफिट चाहिए, ये ही दिमाग को बोलना है। बाकी तुम ये सब डेटा पढ़ोगे तो काम का नहीं है। अभी पिछले क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट ने का क्या इस्तेमाल किया तुमने, पीछे जाओ क्वेश्चन में, कुछ इस्तेमाल किया तुमने एवरेज प्रॉफिट का? दिया था उसने, उसमें भी दिया था। तो मैं क्यों घूमूं एवरेज प्रॉफिट क्या दिया है और ये सब क्या दिया है? अननेसेसरी उसमें 4 स्टेप बनाओगे और उसका कोई काम नहीं है। इसलिए उस पर टारगेट करो जिस मेथड से वो पूछ रहा है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड है तो सुपर प्रॉफिट ढूंढो। अगर सीधे ही दे दिया होता इस क्वेश्चन में भी तो मैं थोड़ी ये सब घूमता। अगर उसने 10,000 का सुपर प्रॉफिट दे दिया होता तो आंसर फिर वन लाइनर था, 10,000 डिवाइडेड बाय 10%, बात खत्म। भले ही वो देता रहे एवरेज प्रॉफिट, भले ही वो देता रहे कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका मेरे को क्या करना है? ये अंतर बता रहा हूँ। डेटा ऐसा होगा जिसका कोई यूज नहीं होगा, हम अननेसेसरी उसमें अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे और कंफ्यूज भी होंगे। तो अब मैं छोड़ दूं, अब कर लोगे क्वेश्चन इसके? ठीक है, तो इसके सारे क्वेश्चन खत्म करो, ये चैप्टर ओवर हो जाएगा।